So today we are going to discuss real gases. ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार ये रियल गैसेस क्या चीज है। देखो, आइडल गैसेस हमने पढ़ तो लिया, बट एक्चुअल में इन रियलिटी ऑन अर्थ देर इज नो एनी गैस विच इज रियल आइडल गैस। ठीक है, क्योंकि आइडल गैस वो गैस है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पोस्टुलेट को ओबे करे, बट एक्चुअल में ऐसी कोई गैस नहीं है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पोस्टुलेट्स को ओबे करे। ओके, क्लियर। तो आइडल गैस इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ओके, जो हमने अपनी रेफरेंस के लिए बना रखा है। ओके, ये जैसे रेफरेंस के लिए ह्यूमन लाइफ में ह्यूमंस ने क्या बना रखा है, गॉड। ठीक है, मतलब रियलिटी में भी गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम मानते हैं बट क्लियर। बट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट क्या होगा, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट ऑफ गॉड क्या होगा, वो आइडल गॉड है। ठीक है, गॉड आइडल, आइडल है मतलब कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे वाली गॉड में है। तो सिमिलरली जो आइडल गैस है वो भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में कोई गैस आइडल हो नहीं सकती। ओके, क्लियर। देयर इज नो गैस दैट अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिहेव्स एज आइडल गैस। ठीक है, इट मींस जितनी भी गैसेज हैं दे आर रियल। हाँ, ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई गैस जो है वो एज अ आइडल गैस बिहेव कर जाए। जैसे मान लो हाइड्रोजन किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जी आइडल गैस की तरह बिहेव करती है, ये हो सकता है। बट सभी सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई ऐसी गैस हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो एज अ आइडल गैस बिहेव करे। ठीक है, जितनी भी गैसेज हैं वो सारी की सारी रियल गैसेज। अब इनके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे हम डिटेल में कि व्हाट आर रियल गैसेज, इनके लिए क्या क्या गैस लॉ हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है डेविएशन फ्रॉम आइडल बिहेवियर। आइडल बिहेवियर से डेविएशन, gases having high attraction among molecules are easily liquefiable and also have high deviation from idle behavior। देखो, एक्चुअल में आइडल गैस किसको बोलेंगे, मान लो इस कंटेनर में गैस है, जितना मर्जी प्रेशर लगा लो ऊपर से, जितना मर्जी इस गैस को दबा दो, ये गैस फॉर्म में ही रहेगा, उसको बोलते हैं आइडल गैस। पर एक्चुअल में क्या होता है, जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है वो गैस क्या हो जाती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, तभी तो बोलते हैं कि वो रियल गैस है। क्योंकि अगर आइडल गैस होती तो वो जितना मर्जी प्रेशर लगा लो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं होती, वो गैस फॉर्म में रहती। ओके, क्लियर। क्यों, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होती है। ठीक है, काइनेटिक गैस ऑफ थ्योरी क्या कहती है कि अट्रैक्शन नेग्लेक्ट कर दो, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको नेग्लेक्ट कर दो। बट एक्चुअल में अंडर दैट हाई प्रेशर, जिसमें आपने गैस को बहुत ज्यादा दबा दिया हुआ है, उस प्रेशर पे गैस का जो गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड एज द रियल गैस। रियल गैस का मतलब क्या है कि गैसेस में एक्चुअल में पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और इस अट्रैक्शन की वजह से ही गैस लिक्विफाई हो जाती है। जैसे सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, उसको कभी भी आप हिला के देखना तो आपको क्या दिखेगा, आपको लिक्विड की आवाज आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें होता क्या है, एलपीजी, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड किया होता है, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, क्लियर। और जितना अट्रैक्शन अमंग दी मॉलिक्यूल ज्यादा होगा उतना ही वो आइडल बिहेवियर से ज्यादा डेविएट करेगी गैस, उस गैस का हाई डेविएशन होगा फ्रॉम द आइडल बिहेवियर। जैसे इसको समझने के लिए हमें याद आया कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें हमने कुछ ग्राफ ड्रॉ करे थे ना, हमने उसमें क्या ग्राफ ड्रॉ करा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है दैट विल बी लाइक दिस। ओके, इसके लिए आइडल गैसेस के लिए, बट रियल गैसेस के केस में ये कर्व ऐसे वेरी करती है। हाँ, जब प्रेशर लो होता है तब ये दोनों कर्व एक दूसरे को पास आने शुरू कर देती हैं, मतलब जब लो प्रेशर होता है तब कोई रियल गैस जो है वो आइडल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। ओके, एट लो प्रेशर ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड वी अप्रोचेज ईच अदर। कैलकुलेटेड वी कौन सा है, जो आपने आइडल गैस मान के उसको कैलकुलेट किया है, और ऑब्जर्व्ड क्या है, जो एक्चुअल में वॉल्यूम आ रहा है गैस का। ओके, क्योंकि गैस इज अ रियल गैस नॉट आइडल।
अगर आइडल होती तो कैलकुलेटेड वॉल्यूम और ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम सेम होता, तब आपके पास ये वाली वेरिएशन होती आइडल गैस की, ठीक है। बट रियल गैस की कब अब ये मूव कर रही है, ठीक, क्लियर। और सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि बॉयल लॉ में क्या था, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ जो है गैस के लिए कैसा आता था, ये हम कहते थे ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट एक्चुअल में जितनी भी आपके पास गैसेज हैं उनके लिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट तो होता है, बट प्रेशर के साथ वेरी जो है, ये नहीं है कि कांस्टेंट वैल्यू है कि प्रेशर जितना मर्जी कर लो ये वैल्यू यही रहेगी ना। रियल गैसेस के केस में ये वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या होता है, ऐसे वेरिएशन होती है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता है, ऐसे वेरी करता है। मिथेन के लिए ऐसे वेरी करता है, हीलियम के लिए ऐसे वेरी करता है, और हाइड्रोजन के लिए ऐसे वेरी करता है, ठीक है। अगर कोई गैस ऐसी है जो इस लाइन के अलोंग अपना कर्व बनाती, तब वो आइडल होती, ठीक है, क्लियर। तो हम ये आइडल गैस के लिए कर्व है, और उसके कंपैरिजन में बाकी कर्व्स देख सकते हो आप। अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे जो आइडल गैस वाली कर्व है और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कर्व है वो सेम सेम है, मतलब सेम पॉइंट पे है पीवी के लिए। मतलब इस प्रेशर पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एज अ आइडल गैस बिहेव कर सकता है, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली मिथेन के लिए ये वाला वो प्रेशर ऐसा है जिसपे मिथेन जो है वो एज अ आइडल गैस बिहेव कर सकता है, ओके, क्लियर। बट हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कभी भी ऐसा पॉइंट आएगा ही नहीं जब वो इस कर्व के साथ टच हो जाए। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो आइडल गैस की तरह बिहेव नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है लो प्रेशर पे, जैसे लो प्रेशर में देखो ना, बिल्कुल ये लाइन और ये लाइन सेम सेम ही है, ठीक है। लो प्रेशर पे हो सकता है हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो एज अ लो प्रेशर की वैल्यू पे एज अ आइडल गैस बिहेव कर जाए, तब क्योंकि इनकी कर्व और ये वाली रियल आइडल गैस की कर्व एक दूसरे के करीब करीब ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो ऐसे आप बता सकते हो कि बॉयल लॉ से बता सकते हो कि आइडल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस होता है, ओके, ठीक। अंडर सेट ऑफ कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर अ गैस बिहेव्स आइडली, ठीक है। कोई गैस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे एज आइडल गैस बिहेव कर सकती है। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दोनों इकट्ठे लगा दो या दोनों को अलग अलग लगा दो, गैस आइडली बिहेव करेगी। अब आप आगे आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि वाई आइडल बिहेवियर रियलिटी में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, रीजन फॉर नॉट बिहेविंग आइडली, कोई गैस आइडली बिहेव क्यों नहीं करती, उसका रीजन क्या है। ड्यू टू दीज अजम्पशन ऑफ काइनेटिक गैस थ्योरी, फर्स्ट इज volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the total volume of the gas, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कम होता है, यू नो दैट। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो आप, नहीं कर सकते ना, ओके, क्लियर। तो इट मींस ये वाला पॉइंट है काइनेटिक गैस थ्योरी का जो थोड़ा सा गलत चला गया, ओके। सेकंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, गैस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो नेग्लिजिबल होती है, नहीं, एक्चुअल में गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स आ जाती है जब उनको आप बहुत करीब ले आते हो, उस टाइम इनके बीच में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, तभी तो गैस लिक्विफाइड हो जाती है, ओके। दीज टू सेट ऑफ अजम्पशन ओबे अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, अगर ये दोनों कंडीशनें ओबे करवानी है काइनेटिक गैस की, तब आपको हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर रखना होता है, तब ये दोनों कंडीशनें ओबे हो जाती हैं। अदरवाइज ये दोनों पोस्टुलेट अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये दोनों पोस्टुलेट ओबे नहीं होते, तभी नॉर्मल कंडीशन पे कोई भी गैस आइडल गैस नहीं मिलेगी आपको। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ये दोनों कंडीशनें ओबे हो जाएंगी। हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ,
तो क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ठीक है। तो अब गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है एज कंपेरिजन टू टोटल वॉल्यूम। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ना के बराबर ही होगा। ओके, तो ये सेकंड वाला पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा। तब ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे होंगे, तभी हम बोलते हैं कि कोई गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडली बिहेव कर सकती है। लो प्रेशर का मतलब भी यही है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे और खुले खुले होकर बैठेंगे, तब ये दोनों पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन निकल के आता है कि रियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएं फिर। पीवी इक्वल टू एनआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम लगाते हैं, वो तो लगेगी फिर आइडल गैस के लिए, बट एक्चुअल में तो आइडल गैस है ही नहीं। तो अब अगर हमारे पास रियल गैस के लिए न्यूमेरिकल आएंगे तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। तो रियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, पी वी रियल क्यों लिखा, क्योंकि हम रियल गैस की बात कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है उसको वी रियल लिख दिया हमने, इक्वल टू जेड एन आर टी। अब ये जेड क्या है, इट इज कॉल्ड एज दी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। यहाँ से अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक साइड रखें और बाकी सारी चीजें दूसरी साइड ले जाएं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, पी वी रियल बाय एन आर टी। ओके, वेयर वी रियल इज द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। ओके, इफ आइडल गैस इक्वेशन ओबे, मान लेते हैं कि अगर आइडल गैस इक्वेशन ओबे हो, ठीक है, किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे तो आइडल गैस इक्वेशन ओबे करेगी ना वो गैस। तब उसके बाद और मान लेते हैं कि इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर पे वो आइडल गैस इक्वेशन ओबे कर रही है, तब आपके पास क्या इक्वेशन होती है, पी वी आइडल इक्वल टू एन आर टी। तब आपके पास जेड नहीं ना होता इसमें, क्योंकि उसके लिए जेड इक्वल टू वन हो जाता है। हम आगे पढ़ेंगे, जेड इक्वल टू वन हो जाता है किसके लिए, आइडल गैसेस के लिए। आइडल गैसेस के लिए ये जेड की वैल्यू वन होती है, तभी पीवी इक्वल टू एनआरटी बन जाता है। ओके, बट नाउ बैक टू द टॉपिक। तो अगर आइडल गैस होती तो आपके पास क्या इक्वेशन ओबे होती, पी वी एन आर टी। वी इज द आइडल सिनेरियो वॉल्यूम। अगर आपके पास वो गैस आइडल होती तब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, दैट इज कॉल्ड एज द वी आइडल। तो वी आइडल के लिए क्या एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, एन आर टी बाई पी, जो कि हम कैलकुलेट कर लेंगे। वी आइडल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो अगर आप यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, दोनों साइड रेसिप्रोकेट कर दो, तो क्या बन जाएगा, पीवी बाई एनआरटी इक्वल टू वन बाई वी आइडल। ओके, तो पीवी बाई एनआरटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें ये वाली, तो क्या बन गया आपके पास, जेड इक्वल टू वी रियल बाय वी आइडल। मतलब जेड कैसे निकालते हो आप किसी गैस के लिए, आप उसका रियलिटी में पी और टी, प्रेशर पी और टेम्परेचर टी पे वॉल्यूम कितना है वो देखते हो, जिसको हम वी रियल बोलते हैं। ओके, और उसको आइडल मान के उसका वॉल्यूम क्या होता, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के उसका वॉल्यूम क्या निकल के आता, वहां से वी कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वी आइडल। कि अगर ये गैस आइडल होती तब इसका वॉल्यूम इतना होता। ये कैलकुलेटेड वॉल्यूम है, ये ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है, इन दोनों की रेशो, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम बाय कैलकुलेटेड वॉल्यूम, ठीक है, इन दोनों की रेशो आपको देगी आइडिया जेड का। और अगर गैस एक्चुअल में रियल आइडियल है तो वी रियल विल बी इक्वल टू वी आइडियल, तब आपके पास ये रेशो वन आ जाएगी। तभी तो बोलते हैं जेड इक्वल टू वन होता है फॉर आइडियल गैस। मींस जेड इज अ रेशो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम, यहाँ से ऑल्सो काटना पड़ेगा मेरे को, जेड इज अ रेशो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम बाय कैलकुलेटेड वॉल्यूम कंसिडरिंग एज आइडियल गैस पर मोल, ठीक है। कंसिडरिंग गैस एज आइडियल गैस, यहाँ पे लिख दो कंसिडरिंग गैस एज आइडियल गैस। ओके, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया आइडियल गैस, यहाँ पे वर्ड है। ओके, तो ये आपके पास है कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अभी ये खत्म नहीं हुआ, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। ओके,
तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको क्या बताता है, क्या आइडिया देता है? अब उसके बारे में देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें क्या क्या आइडियाज देता है। इट गिव एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस स्टडीड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में हम ये स्टडी करते हैं कि कोई गैस आइडल गैस बिहेवियर से कितना ज्यादा डेविएट हो रही है। ओके, अब हमें पता लग गया है कि Z इक्वल टू पीवी बाई एनआरटी, ये हमने अभी पढ़ा है ना, पीवी बाई एनआरटी। ओके, अगर Z की वैल्यू 1 आ जाए इट मीन्स गैस जो है वो आइडल गैस है। बट अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है? पीवी बाई एनआरटी इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि Z की वैल्यू ये है ना, तो यहाँ से क्या निकल के आता है? पीवी इज ग्रेटर देन एनआरटी। तो इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन शो करना। मतलब गैस इज लेस कंप्रेसिबल। लेस कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि मान लो आपने जो गैस ली है उसके ऊपर प्रेशर P लगाया, ठीक, उस टाइम उसने वॉल्यूम बनाया V। बट अगर यही गैस आइडल होती और उस पर आप ये सेम प्रेशर P लगाते तो वो गैस ज्यादा दब जाती, उसका वॉल्यूम तब ये होता, ठीक। मतलब गैस उतना नहीं दब रही जितना उसको दबना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जो गैस जिसके लिए Z इक्वल टू 1 आता है वो लेस कंप्रेसिबल होती है एज कंपेरिजन टू आइडल गैस। अगर वो गैस आइडली बिहेव करती तब उसका जो वॉल्यूम होता उससे ज्यादा वॉल्यूम होता है उसी गैस का, अगर वो उसके लिए Z इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और Z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? पीवी बाय एनआरटी लेस देन 1, मतलब पीवी इज लेस देन एनआरटी, मतलब नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब गैस इज मोर कंप्रेसिबल, ठीक है, क्लियर। मतलब अगर उसी गैस को आइडल गैस मान के अगर दबाते और वो आइडली बिहेव कर रही होती तब वो कम दबती, बट अब वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो इसलिए वो ज्यादा दब रही है सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाने पे, गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, अमोनिया सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये गैसेस जो होती हैं ये कौन सी होती हैं? ये मोर कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये लेस कंप्रेसिबल गैसेस होती हैं। ओके, क्लियर। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंस है Z की। Z इक्वल टू 1 मींस गैस आइडल है। Z ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है? गैस विल बी लेस कंप्रेसिबल एज कंपैरिजन टू आइडल गैस। Z less than 1 means negative deviation, means gas is more compressible as comparison to idle gas. Okay. अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीवी वर्सेस पी ग्राफ। हमने देखा था कि पीवी वर्सेस पी ग्राफ कैसा आ रहा था गैसेस के लिए, यहाँ पे देखा ना अभी, डिफरेंट गैसेस के लिए पीवी वर्सेस पी ग्राफ कैसा आ रहा है? हाइड्रोजन के लिए ऐसा आ रहा है, हीलियम के लिए ऐसा आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ऐसा आ रहा है, ऐसे प्लॉट आ रहा है, मीथेन के लिए ऐसा आ रहा है। बट आइडल गैस के लिए कैसा आना चाहिए लॉजिकली? स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक। अब देखते हैं हम नाइट्रोजन के लिए, देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस के लिए उसका पीवी वर्सेस पी ग्राफ, पी जो आपके पास फैक्टर है, हाँ सॉरी, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ कैसा आता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। अब हम टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करने वाले हैं, ठीक। इसको बोल दो आप यहाँ पे इस साइड पीवी है। ओके, तो अगर आपके पास आपने टेम्परेचर रखा हुआ 373 केल्विन, तब पीवी वर्सेस पी का ग्राफ आपका ऐसा आता है नाइट्रोजन के लिए। ये ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली। जब आपने टेम्परेचर रखा हो 323 केल्विन तब आपके पास वेरिएशन ऐसी आती है, ठीक। और बाकी टेम्परेचर के लिए भी दे रखी है ये। ओके, तो ये हमने स्टडी कर लिया कि टेम्परेचर वेरी करने से पीवी वर्सेस पी ग्राफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। और अगर पीवी वर्सेस पी ग्राफ पे इफेक्ट पड़ रहा है तो अगर पीवी पे इफेक्ट पड़ेगा तो जेड की वैल्यू पीवी वर्सेस एनआरटी, जेड की वैल्यू पीवी वर्सेस एनआरटी होती है ना, तो पीवी पे इफेक्ट पड़ रहा है इट मीन जेड की वैल्यू भी इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। किसी भी गैस के लिए जेड की वैल्यू भी इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। तो यही ग्राफ जो पीवी वर्सेस पी है, पी का ग्राफ है, वैसा ही ग्राफ बनेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस पी का। इसलिए यही सेम ग्राफ आपने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस पी का बनाना है। ओके, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है क्या होगी? 1,
0.8, 1.2, 1.4, क्योंकि 1 किसके लिए होगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू? आइडल गैस के लिए। ठीक है, 1.2 का मतलब क्या है, गैस जो है वो इस रीजन में गैस जो होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन। जब इस रीजन में आ रही है इसका मतलब Z ग्रेटर देन 1 है, मतलब वो लेस कंप्रेसिबल हो रही है। और इस रीजन में जब Z की वैल्यू लेस देन 1 चल रही है, इस रीजन में चल रही है ना Z की वैल्यू लेस देन 1 नाइट्रोजन के लिए, उस टाइम वो मोर कंप्रेसिबल एज कंपेरिजन टू अगर वो आइडली बिहेव करे। ठीक, अब नेक्स्ट आपके पास है एक मतलब डेफिनेशन ही है, बॉयल टेम्परेचर। अब ये बॉयल टेम्परेचर क्या चीज है? द टेम्परेचर एट विच Z इक्वल टू 1, किसी गैस के लिए Z इक्वल टू 1 किस टेम्परेचर पे हो सकता है, मतलब वो आइडली बिहेव कब करेगी? मीन्स द टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव लाइक आइडल गैस ओवर अ एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, जैसे 40 टू 50 एटमोसफेयर तक इस टेम्परेचर पे ये गैस आइडली बिहेव करेगी, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा? बॉयल टेम्परेचर। जैसे नाइट्रोजन के लिए बॉयल टेम्परेचर कितना है? 323 केल्विन एट अराउंड 100 एटमोसफेयर प्रेशर। 323 वाली कर्व कौन सी थी? ये वाली थी ना, क्लियर? तो ये वाली जो कर्व है 200 प्रेशर, ये है 100 वाला ये होगा। यहाँ पे देखो ये कर्व अप्रोक्सीमेटली इस आइडल कर्व जैसी ही चल रही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा ही है। ओके, तो इसलिए बोलते हैं जो नाइट्रोजन है वो 323 केल्विन पे एट अराउंड 100 एटमोसफेयर प्रेशर जो है वो एज अ आइडल गैस बिहेव करेगी। ओके, सिमिलरली 373 की भी स्टार्टिंग वाली कर्व अराउंड 40 टू 50 एटमोसफेयर, अगर मैं देखूं यहाँ पे 40 की वैल्यू होगी ना प्रेशर की, अराउंड 40 टू 50 एटमोसफेयर प्रेशर पे गैस 373 वाली कर्व में भी देखो ये वाली कर्व और आइडल कर्व में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने 323 के लिए कब नाइट्रोजन गैस एज अ आइडल बिहेव करेगी वो हमने डिस्कस कर रखा है। ओके, तो वो टेम्परेचर जिस पे गैस आइडली बिहेव करती है उसको बोलते हैं बॉयल टेम्परेचर ओवर अ एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। ओके, ये एक डेफिनेशन थी, कवर हो गई अभी। ओके, बट ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये पीवी इक्वल टू ZnRT, ये Z हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही निकलता है, क्योंकि Z की वैल्यू क्या अभी पढ़ी हमने? V रियल बाय V आइडल, ऐसे निकालते हैं ना। V रियल हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही निकलेगा, इसको थ्योरेटिकली निकालने का कोई तरीका ही नहीं है। ठीक, अगर थ्योरेटिकली निकालने का कोई तरीका ही नहीं है तो इट मींस, तो ये तो आप अगर ये इक्वेशन लगानी है फिर तो आप होली सोली पूरी तरह डिपेंड हो चुके हो एक्सपेरिमेंट पे, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तभी आप उस गैस को स्टडी कर पाओगे। बट थ्योरेटिकली करने का क्या तरीका हो सकता है? कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जो रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल हो थ्योरेटिकली। ओके, जिससे हम वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करके वैल्यू निकाल लें जो निकालनी हो। तो वो इक्वेशन किसने दी? वेंडरवॉल ने, जिसको उसने बोला वेंडरवॉल्स इक्वेशन। ठीक है, आइडल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडल गैस इक्वेशन यही थी ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। बट उसने बोला रियल गैसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रेशर होता है गैस का वो डिफरेंट होता है। अगर वो गैस आइडली बिहेव करती तब तो यही प्रेशर होता, बट वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो उसका प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होगा, और वॉल्यूम भी रियल गैस की तरह बिहेव करने पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो गैस है ही रियल है। तो प्रेशर और वॉल्यूम वाले इस वाले में इन्होंने उसने प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन करी। प्रेशर में क्या करेक्शन करी? उसने ये वाला फैक्टर ए एन स्क्र बाय वी स्क्र को ऐड कर दिया। पीवी इक्वल टू एनआरटी में ही उसने प्रेशर में एक ये वाला फैक्टर ऐड कर दिया और वॉल्यूम में भी एक फैक्टर ऐड कर दिया। क्लियर? ये फैक्टर ऐड होने के बाद ये जो है ये एक्चुअल वॉल्यूम की वैल्यू बता रहा है, और ये पूरा जो है ये एक्चुअल प्रेशर की वैल्यू बता रहा है जो गैस एक्सर्ट करेगी, रियल वाली। ओके, ये जो पी है ये आइडल वाला केस है कि अगर वो आइडली बिहेव करती तो, और ये यहाँ पे जो वी है ये आइडल वॉल्यूम है अगर वो गैस आइडली बिहेव करती तो। ठीक है, बट एक्चुअल में गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो इस फैक्टर को काउंट करने के बाद जो टोटल आएगा उसको देखना पड़ेगा, और एक्चुअल में गैस का वॉल्यूम कितना होगा
उसमें ये वाला फैक्टर काउंट करने के बाद जो आएगा उसको देखना होगा, इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे आर टी लिख दिया मैंने, यहाँ पे एन आर टी होता है। ओके, फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, दिस इज द वैन डर वाल इक्वेशन। ओके, और यहाँ पे एन तो समझ आ गया, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। बी भी समझ आएगा, बी इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ कंसिडर्ड आइडल। ओके, क्लियर। बट यहाँ पे ए और बी क्या है, ये ए और ये बी क्या है, व्हाट इज ए एंड बी? ए एंड बी आर कांस्टेंट्स डिपेंड अपॉन गैस नेचर। ये गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी गैस ले रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, हाइड्रोजन ले रहे हो, हीलियम ले रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ए और बी की वैल्यू कुछ और होगी, हाइड्रोजन के लिए ए और बी की वैल्यू कुछ और होगी, हीलियम के लिए ए और बी की वैल्यू कुछ और होगी। और ये वैल्यूज का जो टेबल है वो हमें मिल जाता है। इन वैल्यूज डिफरेंट गैसेस के लिए हमने ये वैल्यूज मेजर करके रखी हुई हैं, तो आपको उनका टेबल अवेलेबल होता है। मतलब ए और बी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। अब ये ए और बी हमें बताता क्या है उसके बारे में पता तो कर लें। वैल्यू तो चलो हमें गिवन होगी, बट ए और बी हमें बताता क्या क्या डेजिग्नेट करता है उसको देख लें। ए, करेक्शन इन प्रेशर ऑफ द गैस as there is interaction between gas molecules, hence pressure exerted on the walls of container is less than actual inside pressure। अब इसको समझने के लिए ये डायग्राम, आइडल गैसेस में तो हमने माना है कि इंटरेक्शन होगी ही नहीं। गैसेस के मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल फ्री से घूम रहा है, ये अपनी घूम रहा है, इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं। बट एक्चुअल में कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके ऊपर इंटरेक्शन तो लग रही होती है ना बाकी मॉलिक्यूल्स के कारण। ओके, क्लियर। वैसे ही मानो ये वाला एक मॉलिक्यूल है जो दीवार से टकराने जा रहा है, वेसल की दीवार से टकराने जा रहा है। ठीक, जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचा, इस साइड तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर, इसको सिर्फ बैक साइड से अट्रैक्शन लग रही है। तो एक्चुअल में जितनी फोर्स से उसको टकराना चाहिए था दीवार पे, वॉल ऑफ वेसल पे, उतनी फोर्स से वो टकराया नहीं है। मतलब एक्चुअल में बल्क के अंदर जो प्रेशर है, कंटेनर की वॉल पे उतना प्रेशर नहीं लग रहा। ओके, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को टकराते टाइम जो ये मॉलिक्यूल पीछे से खींच रहे थे अपनी तरफ, उन्होंने इसकी स्पीड स्लो करी है, जिसकी वजह से ये उतना फोर्सफुली टकरा ही नहीं पाया वॉल्यूम के ऊपर और वेसल की वॉल के ऊपर। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर बल्क के अंदर जो गैस का प्रेशर होगा और वेसल की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो डिफरेंट होगा। और हम हमेशा गैस, हम क्या मेजर करते हैं, ये जो वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है हम उसको मेजर कर सकते हैं, अंदर वाला तो मेजर कर ही नहीं सकते। और जो वॉल के ऊपर लग रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल में बल्क में जो वैल्यू है वो तो आई नहीं, वो तो लेस वैल्यू है। ये प्रेशर जो है, जो पी डैश जो है, दैट इज लेस देन एक्चुअल प्रेशर विच इज प्रेजेंट इन द बल्क। तो अब कैसे प्रेशर निकालें, उसको ओवरकम करने के लिए जो, क्योंकि हम ये पी जो हमने वॉल से कलेक्ट किया हुआ प्रेशर, जो हमने वॉल से कैलकुलेट किया हुआ है, हम उसमें उसको ओवरकम करने के लिए ये वाला फैक्टर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें ये जो ए है, ए की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हाई आएगी जितना गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ग्रेटर ए मींस लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ए किसी गैस का बड़ा होने का मतलब क्या है कि उस गैस का पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ बहुत स्ट्रांगली बाउंड होता है। बी, अब ये फैक्टर बी क्या है, यहाँ पे बी भी बोला ना, ये भी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। एक्चुअल में जो बी है, करेक्शन इन वॉल्यूम देता है। ठीक है, इसको समझ लो पहले कि करेक्शन इन वॉल्यूम है क्या चीज। देखो, हमने तो काइनेटिक गैस थ्योरी ने तो बोल दिया कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। अभी एक मिनट, पहले मेरे को ये ड्रॉ करने दो। ठीक है, ये गैस का पार्टिकल है,
इसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट मान रहे हैं हम, इसका वॉल्यूम तो है ही नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे जो वी लेते हैं हम, वो वी कौन सा लेते हैं, जैसे अगर मान लो सिंगल मॉलिक्यूल होता गैस का, उस गैस के पास, मॉलिक्यूल के पास घूमने फिरने के लिए कितनी स्पेस अवेलेबल है, ये पूरा वॉल्यूम उसका ही है। वो आराम से जहां मर्जी अपना ऐश करे, घूमे फिरे, ठीक है। तो इसके लिए वॉल्यूम कितना अवेलेबल है, वी। बट एक्चुअल में अगर गैसेस का मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम तो होता ही है, तो अगर मैं बात करूं इस मॉलिक्यूल के पास अब घूमने फिरने के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, जो स्पेस बाकी मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है उसको थोड़ी ना काउंट करेंगे हम, क्योंकि वो स्पेस पे तो वो मॉलिक्यूल नहीं जा सकता ना, वहां पे तो पार्टिकल ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है। तो इट मींस एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस के मॉलिक्यूल के लिए घूमने फिरने के लिए अवेलेबल होता है, उस वी, वो कौन सा वी होता है, उसमें से बाकी मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस है वो माइनस करना है। और ये जो एन बी फैक्टर है वो हमें ये बताएगा कि जो बाकी गैसेस के मॉलिक्यूल हैं उन्होंने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि स्पेस प्रेजेंट माइनस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दी ऑल मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल, जिसके लिए हम देख रहे हैं कि कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, दैट इज द नेट वॉल्यूम प्रेजेंट फॉर दी गैसेस, जिसमें वो आराम से ऐश घूम फिर सकते हैं। ओके, तो यहां से हमने इसीलिए इसको v माइनस एन बी को एक्चुअल वॉल्यूम बोला, और p प्लस ए एन स्क्र बाई बी स्क्र को एक्चुअल प्रेशर बोला, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस पूरे को बोल सकते हो p डैश, और इस पूरे को बोल सकते हो v डैश, वेयर p डैश इज द एक्चुअल प्रेशर एंड v डैश इज द एक्चुअल अवेलेबल वॉल्यूम। ओके, फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल, यहाँ पे लिख लो फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स टू वेंडर, घूमने फिरने के लिए। ओके, क्लियर। तो बस यही है, बी क्या है, करेक्शन इन वॉल्यूम ऑफ, करेक्शन इन वॉल्यूम, एक मिनट को, मेरे को यहाँ पे ऑफ नहीं करना, करेक्शन इन वॉल्यूम occupied by the gas molecules of gas molecules are moving, as gas molecules are moving, hence total actual volume available for the movement of gas is less than the actual expected, ठीक है। एक्चुअल में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, वो लेस देन जितना एक्चुअल में एक्सपेक्ट किया हुआ है उससे लेस है। ओके, करेक्शन इन द वॉल्यूम, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना इस लाइन को थोड़ा सा ठीक करो, करेक्शन इन वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम, यहाँ पे ये वाली लाइन ही उड़ा दो, ठीक है। करेक्शन इन वॉल्यूम as gas molecules are moving and hence total actual volume available for the movement for gas is less than the actual expected। ओके, क्लियर। और बी किस पे डिपेंड करेगा, गैस के मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर, क्योंकि जितना गैस का मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ही ये बी वाला फैक्टर बड़ा होगा, और वॉल्यूम में से उतना ही ज्यादा माइनस होगा। मतलब अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो जो वॉल्यूम बचेगा वो लेस होगा। ओके, तो बी जो है वो डिपेंड किस पे करता है, बी डिपेंड अपॉन हाउ बिग द गैस मॉलिक्यूल इज, बी डिपेंड अपॉन हाउ बिग द गैस मॉलिक्यूल इज। ओके, फिर तो ये आपके पास हुआ ए और बी, और इससे तो कंपटीशन में बड़ी बार क्वेश्चन बन चुका है। अगर स्टेट्स ऑफ मैटर में से क्वेश्चन आए तो स्पेसिफिकली वॉन्डरवॉल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, 60% चांसेस हैं कि इसमें से आएगा, और वो ए और बी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी याद कर लो, ए किसके ऊपर डिपेंड करता है, ए डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। ए डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ, सॉरी, ए डिपेंड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड बी डिपेंड अपॉन, ये वाला बस अपने दिमाग में बैठा लो, बी डिपेंड अपॉन हाउ बिग द गैस मॉलिक्यूल इज। अब मैं आगे आपको टेबल दिखाऊंगा, उसमें आप देखना, जैसे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए ए और बी की वैल्यू दे रखी है,
अब इसमें ध्यान देने वाली बात कौन सी है, हाइड्रोजन जो है वो छोटा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो देखो मैंने क्या बोला, बी किस पे डिपेंड करता है, साइज के ऊपर। तो छोटा मॉलिक्यूल है उसके लिए बी छोटा आ रहा है, O2 बड़ा मॉलिक्यूल है उसके लिए बी बड़ा आ रहा है। अमोनिया और बड़ा मॉलिक्यूल है उसके लिए और बड़ा आ रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और बड़ा मॉलिक्यूल है उसके लिए और बड़ा आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और बड़ा मॉलिक्यूल है उसके लिए बी की वैल्यू और बढ़ गई। मतलब बी की वैल्यू साइज पे डिपेंड करती है। ओके, अब ए की बात करें, ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्लियर। जैसे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, तो इसके लिए ए की वैल्यू बहुत थोड़ी है। ओके, अमोनिया में आपको पता है, अमोनिया में क्या होता है, एच बॉन्डिंग होती है ना, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में हमने पढ़ा था। अमोनिया में कौन सी बॉन्डिंग होती है, एच बॉन्डिंग। और एच बॉन्डिंग से क्या होता है, वो एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है क्योंकि एच बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड। तो इसके लिए देखो ए की वैल्यू कितनी हाई है। ठीक, तो ए की वैल्यू का सीधा रिलेशन किससे है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आपको एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं, जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे ये वैल्यू छुपा लूं और मैं आपको बोलूं, बता जी बताओ जी अमोनिया और क्लोरीन में से ए की वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, ऑब्वियस है अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। और पेपर में कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपसे वो ये नहीं पूछेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो ये पूछेंगे इन दोनों में से ए के लिए किसकी, ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, वो अमोनिया के लिए ज्यादा होगी। ओके, क्लियर। बट यहाँ पे उल्टा क्यों दे रखा है, क्लोरीन 6.579 एंड अमोनिया 4.225। ये क्या हो गया, इसमें क्लोरीन में कौन सी वैल्यूज आती हैं, क्लोरीन में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्लोरीन गैस में आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और दूसरी तरफ अमोनिया में तो एच बॉन्डिंग होती है, क्लोरीन में वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आई विल चेक इट्स वैल्यू। ठीक है, इसको अभी छोड़ो, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो और इसमें देखो। ठीक, और बी की वैल्यू तो सीधा सीधा साइज पे डिपेंडेंट है, चाहे आप किसी के लिए भी देख लो, जैसे ये आइडल गैसेस देख लो, आइडल गैसेस में आपको पता है साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा साइज वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे साइज बड़ा होता जाएगा। तो ए की बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, कई जगह आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, ये इनको अभी एक्सेप्शन वाले कंसेप्ट में नहीं जाना। ठीक है, इनको भी छोड़ो, अभी बस अपने दिमाग में ये रखना है आपने कि जो ए की वैल्यू है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, जो बी की वैल्यू है वो साइज पे डिपेंड करती है कि हाउ बिग द मॉलिक्यूल इज। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है ए और बी के यूनिट्स। ठीक है, ए के यूनिट क्या बनेंगे, यहां से ए के यूनिट बनाते हैं P प्लस ए एन स्क्र बाय वी स्क्र। इसका मतलब क्या है, प्रेशर में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो इसके यूनिट भी प्रेशर जैसे ही होंगे। इट मींस ए एन स्क्र बाय वी स्क्र के यूनिट्स क्या होंगे, एटमोस्फेयर, प्रेशर वाले। ओके, तो ए के यूनिट क्या होंगे, अब ये निकाल लें, वॉल्यूम स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो गया, एन स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो ए के यूनिट क्या बन जाएंगे, एटमोस्फेयर। वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं, वॉल्यूम के यूनिट होते हैं लीटर, लीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर से डिवाइड हुई है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए के यूनिट्स क्या बन जाएंगे, एज पी इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ए के यूनिट क्या बन जाएंगे, पी वी स्क्वायर एन स्क्वायर, पी के यूनिट एटमोस्फेयर, वी स्क्वायर मतलब लीटर स्क्वायर, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, उसके लिए यूनिट क्या है, मोल इनवर्स स्क्वायर। ओके, और बी के यूनिट क्या थे, बी माइनस एन बी था ना, एन बी के यूनिट वॉल्यूम जैसे होंगे। ठीक है, तो एन बी इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं, लीटर, बी के यूनिट क्या आ गए, एल डिवाइडेड बाय एन, एन का यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट क्या है, मोल लीटर पर मोल। ओके, तो बी के यूनिट कौन से हैं, लीटर पर मोल। तो ये वंडरवाल कांस्टेंट्स के यूनिट्स के कांस्टेंट्स के यूनिट आ गए आपके पास। ठीक है, फिर आपके पास, चलो ये हम कल कर लेंगे क्योंकि आज नहीं होने वाला, ये थोड़ा सा और पड़ा है अभी टॉपिक।
एक दिन लग जाएगा उसको। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे।